आइए दोस्तों, हम लोग आज की क्लास में फिर से एक बार आपका स्वागत है न्यू एक्सीलेंट एकेडमी में। और ये संविधान की क्लास आज हम लोग देखने जा रहे हैं। तो आज हम लोग देखते हैं भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग क्या देखते हैं? भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, ये तो संवैधानिक विकास किस तरह से था हम लोग देखते हैं। भारत में संविधान सर्वोच्च है, जैसा कि पिछली क्लास में मैंने बताया था आपको, किंतु अमेरिका में न्यायपालिका और ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है। तो भैया हम लोग देखते हैं कि भारत में क्या सर्वोच्च है, किसकी मान्यता है? संविधान की। ठीक है, और अमेरिका में क्या है? न्यायपालिका की। ठीक है, और ब्रिटेन में क्या है? संसद सर्वोच्च है। क्या है? संसद। ठीक है, आइए हम लोग आगे देखते हैं। भारत का संविधान विश्व के संविधान से, भारत का संविधान विश्व के किसी भी देश के संविधान से सबसे लंबा लिखित संविधान है। कैसा है? सबसे लंबा लिखित संविधान है। ये तो हम लोग सभी लोग जानते हैं। अब आगे क्वेश्चन आता है, बहुत बार पूछा जा चुका है और पूछने का चांस भी है कि संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया। पूछा जाएगा आपसे कि संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया। तो यहाँ पे क्या हमको बताना है? संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया है। किसके द्वारा किया गया? संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया है। ठीक है मित्रों, तो इस तरीके से हम लोग भारत का संवैधानिक विकास देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि भारत के संवैधानिक विकास का शुरुआत कहाँ से होती है? प्रस्तावना से, जो कि हम लोग जानते हैं प्रस्तावना। ठीक है, इसका प्रारंभ कहाँ से होता है? प्रस्तावना। अब प्रस्तावना का प्रारंभ कहाँ से होता है? अब देखते हैं हम लोग। प्रस्तावना का प्रारंभ होता है हम भारत के लोग। ठीक है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, यानी कि जो भी संविधान बना है ये हम भारत के लोगों के लिए बना है। हम भारत के लोगों के लिए बना है। और भारत का संविधान देखिए लागू किया गया और अधिनियमित किया गया, अंगीकृत किया गया, अपनाया गया, इनमें देखना है आपको ढंग से। ठीक है, बहुत अच्छे से देखना है। हम लोग देखते हैं कि भारत का संविधान जो है, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित किया गया, आत्मार्पित किया गया, अंगीकृत किया गया। ये क्या है? और संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। ये सब क्या है? एक ही चीज़ है। इस चीज़ को हम लोग को देखना है। ये सब क्या है? एक ही चीज़ है। क्या है? अधिनियमित, आत्मार्पित और अंगीकृत। किसके द्वारा अपनाया गया? संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। ठीक है, कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। ठीक है, और आगे देखते हैं हम लोग कि 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया? लागू किया गया। दोनों ही बात यहाँ पे आप लोग को याद रखना है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, आत्मार्पित किया गया, अधिनियमित किया गया और अपनाया गया। ठीक है, और मित्रों लागू कब हुआ? ये 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? ये लागू हुआ। ठीक है, इन दोनों बातों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत? आगे चलते हम लोग। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 26 नवंबर को। कब? 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में मनाया जाता है? संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बात आती है मूल संविधान की। 1950 में बने संविधान की मूल प्रति, 1950 में बने संविधान की मूल प्रति, संविधान की मूल प्रति संसद भवन में कहाँ पर रखी गई भाई? संसद भवन में दिल्ली में हीलियम से भरे केस में सुरक्षित करके रखा गया, ताकि इसमें किसी प्रकार का बाहरी आवरण से, केमिकल और अन्य सब चीज़ों से ये करके बचा रहा है। क्या? कौन सी प्रति? मूल प्रति। ठीक है मित्रों, मूल प्रति। ओके, आइए आगे देखते हैं हम लोग। संविधान का विकास, संवैधानिक विकास किस तरीके से हुआ? इसका विकास 2 चरण से हुआ, जैसे अभी मैंने बताया। जैसे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी
1773 से 1858 के बीच में ये क्या किया गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी EIC ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा क्या किया गया, इसको एक अधिनियम पारित किया गया। क्या पारित किया गया? अधिनियम पारित किया गया। कौन सा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1773 से 1858 तक, ठीक है, 1773 से 1858 के बीच में एक अधिनियम पारित किया गया। वो कौन सा अधिनियम था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। दूसरा चरण कौन सा रहा? दूसरा चरण यह था कि ब्रिटिश संसद क्राउन, ब्रिटिश संसद के राजा थे क्राउन। कौन थे? क्राउन। उन्होंने एक ब्रिटिश संसद क्राउन की तरफ से एक अधिनियम पारित किया। कौन सा? इसे ब्रिटिश संसद अधिनियम कहा जाता है। 1853 से 1943 तक जो कि चला, ठीक है। कब तक रहा? 1853 से 1943 तक ये पारित किया गया। किसके द्वारा? ब्रिटिश संसद क्राउन के द्वारा, ठीक है, क्राउन के द्वारा। ये आगे हम लोग देखते हैं। अब 1743 तक हो गया यहाँ। आगे हम लोग देखते क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट क्या है बेटा? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। उसे क्या क्या गया? नियामक अधिनियम। क्या क्या आ गया? नियामक अधिनियम, या हम कह सकते हैं विनियमन अधिनियम। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, या हम लोग इसको कह सकते हैं विनियमन अधिनियम, ठीक है, विनियमन अधिनियमन 1773। कब हुआ ये? 1773 में। और देखते हैं हम लोग 1773 में ईस्ट इंडिया का रेगुलेटिंग एक्ट वह पहला दस्तावेज है जिसमें केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। अभी देखिए इसी से क्वेश्चन बनेगा आपका आगे चल करके, जो इससे क्वेश्चन बनेंगे हम आप सभी को अभी आगे कराएंगे। इसको कराने के बाद 1773 में क्या हुआ बच्चों मित्रों? रेगुलेटिंग एक्ट वह पहला दस्तावेज है जिसमें केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी, ठीक है। और आगे देखते हैं हम लोग। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया गया। किसके रूप में नामित किया गया? बंगाल के गवर्नर को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया गया। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ थोड़ा एक लाइन छूट गई है, हम लिखे दे रहे हैं यहाँ पर भारत, ठीक है। इस अधिनियम के तहत, किस अधिनियम के तहत? देखिए ये वाला रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। किसके तहत नींव रखी गई? केंद्रीय प्रशासन, ठीक है, इसके तहत नींव रखी गई। अब आगे क्या हुआ? इसी अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को क्या किया गया? भारत का गवर्नर जनरल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिर से, भारत के गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया गया। और उनकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद बनाई गई। क्या बनाई गई मित्रों? एक कार्यकारी परिषद बनाएगी जो कार्य करेंगे, ठीक है। ऐसे पहले गवर्नर यानी कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। कौन से थे? लॉर्ड, ये दिया हुआ है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। मित्रों कौन से थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। इस अधिनियम ने कलकत्ता 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। यानी कलकत्ता में क्या किया? 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। किसकी स्थापना की? अभी ये देखिए आज़ादी से पहले की बात चल रही है, ठीक है, भारत देश के आज़ादी से पहले की बात चल रही है। इस अधिनियम के तहत कलकत्ता 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई एवं इस न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्फे थे। कौन थे? सर एलिजा इम्फे, ठीक है। ये कौन थे? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी कलकत्ता में। किस अधिनियम के तहत की गई थी मित्रों? ये की गई थी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी, ठीक है। ये एक पहला दस्तावेज था जिसमें केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी, ठीक है। कौन थे? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्फे थे। अब आगे आता है 1833 का चार्टर अधिनियम। कौन आता मित्रों? चार्टर अधिनियम।
ये किस लिए आता है, इसका कार्य क्या होता है, आगे देखते हैं हम लोग। 1833 का चार्टर अधिनियम या सेंट्रल हेलेना अधिनियम, इसको क्या कहा जाता है, सेंट्रल हेलेना अधिनियम या चार्टर अधिनियम 1833 का, ठीक है। इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इस अधिनियम के तहत अभी, हाँ देखिए एक बात मिस्टेक हो जा रही थी, मैं बताने भूल गया, माफ़ करिएगा। ये जो है 1773 में जो मैं बता रहा हूँ आपको, 1773 में बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया गया था मित्रों। बस पॉइंट टू बी नोटेड, यही नोट करने का पॉइंट है। देखिए इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को के रूप में नामित किया गया था। कब, 1773 ईस्वी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को के रूप में नामित किया गया था। बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया गया था, सिर्फ ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत ज़रूरी है, नोट करके चलना है भाई। अभी देखिए गलती हो जा रही थी। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे फिर से, ये हम लोग देखते हैं 1833 का चार्टर अधिनियम या सेंट्रल हेलेना अधिनियम 1833, ठीक है। इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। हाँ मित्रों, अब ये देखिए 1833 चार्टर अधिनियम के तहत किसको बनाया गया था, इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। किस अधिनियम के तहत, 1833 का चार्टर अधिनियम या सेंट्रल हेलेना अधिनियम 1833 के तहत बनाया गया था, ठीक है, नोट करते चलिएगा। अभी मैं एक आपको इम्पोर्टेंट, यहाँ पे पहली बार मैं इम्पोर्टेंट लिख रहा हूँ, यहाँ नोट कर लीजिए। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया गया, इनको सिविल शक्तियों का तो था ही पहले इनके पास में, साथ में सिविल शक्तियों का मतलब चार्ज भार तो था ही, लेकिन इसके साथ में इनको सैनिक शक्तियों का भी उत्तरदायी दे दी गई थी, कार्य करने का दे दिया गया था, ठीक है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो बने लॉर्ड विलियम बेंटिक, इनके पास में सिविल शक्तियों का पावर था, लेकिन इनके साथ में इनको क्या किया गया, इसी के तहत, किस अधिनियम के तहत, इसी अधिनियम के तहत 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत क्या किया गया, इनको सैनिक शक्तियों का भी चार्ज भार दे दिया गया, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं 1833 के चार्टर अधिनियम ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतिस्पर्धा को एक प्रणाली शुरू करने का प्रयास किया। सिविल सेवकों के लिए इम्पोर्टेंट ये भी है, 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत मित्रों सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतिस्पर्धा की एक प्रणाली शुरू की गई थी। क्वेश्चन आपसे पूछेगा, सिविल सेवकों के लिए प्रतिस्पर्धा के लिए जो प्रणाली शुरू की गई थी किस अधिनियम के तहत शुरू की गई थी, तो किस अधिनियम के तहत, 1833 के चार्टर अधिनियम या ये जो हम बताए थे अभी सेंट्रल हेलेना अधिनियम के तहत में क्या किया गया है, इनको ये चयन प्रक्रिया शुरू की गई थी, ठीक है, चयन के लिए प्रतिस्पर्धा के लिए एक प्रणाली शुरू की गई थी। अब आगे हम लोग देखते हैं, बंगाल के गवर्नर के पास सिविल शक्ति का मालिक था। बंगाल का गवर्नर क्या था, ये सिविल शक्ति का मालिक था, ये भी मैंने बताया ना, जो ये आपके गवर्नर थे कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे ये क्या थे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ठीक है। अब यहाँ क्या था, बंगाल के गवर्नर के पास में सिविल शक्तियों का तो प्रावधान था ही, बंगाल के गवर्नर जनरल के पास में सिविल शक्तियों का तो प्रावधान था ही, साथ में इसको गवर्नर जनरल को सिविल शक्ति के साथ सैनिक शक्तियाँ भी प्राप्त करा दी गई थी। कौन सी, गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर जनरल के पास में सिविल शक्ति का मालिक था कौन, बंगाल का गवर्नर जनरल केवल सिविल शक्ति का मालिक था, ठीक है, केवल सिविल शक्ति का मालिक था। किसका, सिविल शक्ति का। कौन, बंगाल का गवर्नर। बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, याद करते हुए चलना है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ हम लोग देखते हैं
बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? ये बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या किया गया था, यहाँ पे नामित किया गया था किस अधिनियम के तहत में? अब ये है बंगाल के गवर्नर जनरल कौन? बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या किया गया था यहाँ पे? इसके पास सिविल शक्तियाँ तो थी, लेकिन इसके साथ में इसको क्या किया गया था? यहाँ सिविल शक्ति के साथ में क्या किया गया? सैनिक शक्ति भी प्रदान की गई। कौन सी? सैनिक शक्ति। अब आते हैं हम लोग ये 1858 का भारत सरकार अधिनियम, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं लिख रहा हूँ, पहले से इसमें ध्यान रखिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पढ़ना हमको, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है? हाँ, कौन सा? 1858 का भारत सरकार अधिनियम। तो आइए मित्रों हम लोग देखते हैं भारत सरकार अधिनियम क्या है। यहाँ हम लोग 1858 के भारत सरकार अधिनियम में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को भारत का वायसराय कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? भारत का वायसराय कहा जाने लगा मित्रों। किसको? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत के गवर्नर को क्या कहा जाने लगा? भारत का वायसराय कहा जाने लगा। किस अधिनियम के तहत? 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत इसको क्या कहा जाने लगा? भारत का वायसराय कहा जाने लगा। किसको? गवर्नर जनरल को। ठीक है मित्रों, आगे वायसराय, जो वायसराय होते थे वो किसके अधीन काम करते थे? वो काम करते थे ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि थे। ये प्रतिनिधि के रूप में काम करते थे। कौन? वायसराय जो हुआ करते थे, ये किसके रूप में काम किया करते थे? ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन आता है, भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे मित्रों? लॉर्ड कैनिंग क्या थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? ये वायसराय कौन थे मित्रों? लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं आगे चल के आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, यानी कि भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद अधिनियम 1909। ठीक है, इसमें हम क्या देखते हैं? इसमें देखते हैं कि भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। नोट करिएगा भाई, इसको नोट कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, यहाँ हम क्या देखते हैं कि भारत परिषद अधिनियम 1909 को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना था मित्रों? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं लॉर्ड मार्ले भारत के तत्कालीन राज्य सचिव थे और मिंटो भारत के तत्कालीन वायसराय थे। ध्यान रखिएगा मित्रों एक बार फिर से, लॉर्ड मार्ले जो है ये भारत के तत्कालीन राज्य सचिव थे और मिंटो जो हैं भारत के तत्कालीन वायसराय थे। तो इसलिए इन दोनों को मिला दिया गया। ठीक है, तो ये बन गया मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। किसको कहा जाने लगा मित्रों? भारत परिषद अधिनियम 1919 को क्या कहा जाने लगा? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, इसको और हम लोग किस नाम से जानते हैं? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते क्या है 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट अलग निर्वाचक मंडल की अवधारणा को स्वीकार कर मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधि की प्रणाली शुरू करता है। ठीक है, ये शुरू करता है ये। तो यहाँ अब हम लोग बहुत ही खास बात है क्या है, इसके आगे क्वेश्चन आएंगे मित्रों, बहुत अच्छे से पढ़ना। इसी से मैंने क्वेश्चन बना करके आपको बहुत अच्छे से दिया है। 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट अलग निर्वाचक मंडल की अवधारणा को स्वीकार कर मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली शुरू करता है। अब 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, इसका कार्य क्या रहा? मेन जो मुख्य कार्य था वो था अलग निर्वाचक मंडल की अवधारणा को स्वीकार कर मुसलमानों के लिए, स्पेशल किसके लिए? मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधि की प्रणाली शुरू करना था।
इस अधिनियम का 1919 का इंडियन काउंसिल एक्ट का कार्य जो था, मुख्य कार्य था अलग निर्वाचक मंडल की स्थापना करना, जिससे एक भारत में रह रहे मुसलमानों और उनका सांप्रदायिक पंचायत की प्रणाली स्थापित करना था। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं हम लोग। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक मतदाताओं के पिता के रूप में जाना जाता है। अब इसकी ये जो प्रणाली के प्रतिनिधित्व जो कर रहा था वो कौन कर रहा था? लॉर्ड मिंटो कर रहे थे। कौन कर रहे थे? लॉर्ड मिंटो। ठीक है, सांप्रदायिक मतदाताओं के पिता के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे ये था कि अपना चुनाव लड़ सकेंगे अलग से, जैसा जिसकी जहाँ जनसंख्या है वहाँ पे इस हिसाब से इनको सीटों का क्या किया जाएगा? सीटों का बंटवारा किया जाएगा। सीटें इनको दी जाएंगी किसके लिए? इलेक्शन लड़ने के लिए। ठीक है। 1919 भारत सरकार अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, ये अब नया हम लोग एक अधिनियम देखते हैं। कौन सा अधिनियम? 1919 भारत सरकार अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या मोंटफोर्ड सुधार। ठीक है। अब इस सुधार में हम लोग क्या देखते हैं? यहाँ पे हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं मित्रों? ये अब इसमें देखा जाता है क्या? इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है। यह बिल्कुल सही है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के रूप में किसको जाना जाता है? भारत सरकार अधिनियम को 1919 को भारत सरकार अधिनियम 1919 को क्या किया जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है। मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव थे। कौन थे? राज्य सचिव थे। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड कौन थे? भारत के वायसराय थे। ध्यान रखिए, मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। ठीक है मित्रों, तो अब हम लोग इनके बारे में और देखते हैं। आगे क्या है दिया हुआ है? अधिनियमित। अब देखिएगा, मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के क्या थे? वायसराय थे। अब यहाँ पे कह रहा है कि 1919 भारत सरकार अधिनियम को अधिनियमित कब किया गया था और लागू कब किया गया था? देखिए, बहुत ही मित्रों एकदम बहुत ही अच्छे से क्लास हम लोग पढ़ना है कि कहते हैं सफलता आपके कदम चूमेगी। और चूमेगी कब? जब मेहनत खामोशी से करोगे। तो मेहनत खामोशी से करो, सफलता चिल्ला उठेगी। ठीक है मित्रों, आगे हम लोग यहाँ देखते हैं क्या। अब जो मैं बता रहा हूँ अभी आपको, 1919 भारत सरकार अधिनियम, इस अधिनियम को अधिनियमित, अंगीकृत, अपनाया कब गया? 1919 में। ठीक है मित्रों, 1921 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को क्या किया गया? लागू किया गया। इसी को हम क्या कहते हैं? भारत सरकार अधिनियम 1919। क्या कहा जाता है मित्रों? भारत सरकार अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919। इसको कब लागू किया गया मित्रों? इसको लागू किया गया 1921 में। आगे हम लोग क्या देखते हैं? 1919 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम के रूप में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के रूप में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, पब्लिक सर्विस कमीशन। किसका गठन किया गया? पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया गया मित्रों। तो अब हम लोग 1926 में आते हैं। तो 1926 में हुआ क्या मित्रों? तो अब हम फिर से बताते हैं आपको। 1926 में हुआ ये था कि सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, जिसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से जाना जाता है वर्तमान में, यानी कि यूपीएससी या संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के नाम से जाना जाता है मित्रों। ठीक है, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि 1919 का भारत सरकार अधिनियम ने देश में पहली बार द्विसदनी और प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की। अब यहाँ पे देखिए कि मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं फिर से लिख रहा हूँ मित्रों। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सा क्वेश्चन है? 1919 का भारत सरकार अधिनियम ने देश में पहली बार द्विसदनी
और प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की थी। ठीक है मित्रों, तो आगे हम लोग देखते हैं। भारत में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की संस्था, भारत में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की संस्था की उत्पत्ति भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत हुई, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। ठीक है मित्रों, क्या कहा जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, या इसको हम लोग कह सकते हैं भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, ठीक है, 1919 कह सकते हैं, या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। भारत में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की संस्था के उत्पत्ति के लिए, किसके लिए? उत्पत्ति के लिए क्या किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, इनकी अध्यक्ष उपाध्यक्षों की नियुक्ति इसके तहत की जाएगी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं मित्रों आगे। तो आगे हम लोग क्या देखते हैं? भारत शासन अधिनियम। तो भारत शासन अधिनियम क्या है? 1935। भारत शासन अधिनियम के तहत हम लोग देखते हैं 1935, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस अधिनियम के अनुसार संस्थाओं की स्थापना किस अधिनियम के तहत? 1919 भारत शासन अधिनियम के तहत में क्या है? इसमें किस किस का गठन किया गया है, किस किस का नई संस्थाओं का गठन हुआ, स्थापना किया गया है। तो नंबर 1 पे हैं संघीय लोक सेवा आयोग, नंबर 2 पे है प्रांतीय लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग और संघीय न्यायालय और भारतीय रिजर्व बैंक। इतने मित्रों संस्थाओं का क्या किया गया है? गठन किया गया या स्थापना किया गया। क्या किया गया? स्थापना किया गया। ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो मित्रों कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ठीक है, भारत का संघीय न्यायालय, अब हम लोग देखते हैं क्या भारत के संघीय न्यायालय के रूप में। ठीक है, अब भारत का संघीय न्यायालय क्या है? 1 अक्टूबर 1937, 1 अक्टूबर 1937 को स्थापित किया गया। कब किया गया मित्रों? भारत का संघीय न्यायालय स्थापित कब किया गया? 1 अक्टूबर 1937 को क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। इसके पहले क्या थे? भारतीय संघीय न्यायालय के न्यायाधीश जो थे वो क्या थे? सर मॉरिस ग्वायर थे। कौन? इसके भारत के मुख्य न्यायाधीश किसके? संघीय न्यायालय के। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं आगे देखते हैं भारतीय संविधान लागू होने से पूर्व। अब हम लोग क्या देखते हैं कि भारतीय संविधान लागू होने से पूर्व क्या हुआ था मित्रों? भारत का प्रशासन मूल रूप से भारत सरकार अधिनियम 1935 दस्तावेज के अनुसार होता था। यानी कि जब संविधान हमारा लागू नहीं हुआ था, संविधान हमारा बना नहीं था, तो बिना संविधान के देश कैसे चलेगा? तो उसके लिए एक प्रस्ताव था, एक दस्तावेज था। कौन सा था वो? 1935 का भारत सरकार अधिनियम। कौन सा था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत में क्या किया गया? यहाँ पर एक व्यवस्था की गई। क्या व्यवस्था की गई मित्रों? तो यहाँ हम लोग देखते हैं व्यवस्था ये की गई कि जब भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था तो उसके पहले 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत में क्या चलता था? ये इसकी यहाँ के कानून, यहाँ का वो चलता था। ठीक, अब आता है इस अधिनियम में 321 धाराएं और 10 अनुसूचियाँ हैं। ये ध्यान रखिएगा। हम किस अधिनियम की बात करते हैं मित्रों? हम बात कर रहे हैं भारत सरकार अधिनियम। देखिएगा यहाँ पे भारत सरकार अधिनियम 321 धाराएं, ठीक है, और 10 अनुसूची, ठीक है। हाँ, यहाँ पे क्या हुई? 10 अनुसूची जो है इनको प्राप्त हुई। कहाँ से प्राप्त हुई? अब ये जाने। ठीक है मित्रों, अब आपको जानना है किस प्रकार से ये पढ़ना है हमको। ठीक, अब आगे हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं यहाँ पे, ये देखें कि हाँ, तो मित्रों अब आगे हम अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ हम लोग देखते रहे शुरू से हम लोग देखते हैं। यहाँ पे एक बार फिर से रिवाइज कर देते हूँ। भारत का संवैधानिक विकास, भारत में संविधान क्या है? सर्वोच्च है। क्या है मित्रों?
भारत में संविधान सर्वोच्च है, किंतु अमेरिका में न्यायपालिका और ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है। ठीक है, भारत का संविधान विश्व के किसी भी देश के संविधान से सबसे लंबा संविधान लिखित संविधान है। ठीक है मित्रों, अब भारत की प्रस्तावना यहाँ पे आती है। संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया। किसके द्वारा मित्रों किया गया? संविधान सभा के द्वारा किसका निर्माण किया गया? संविधान का निर्माण किया गया। प्रस्तावना का प्रारंभ होता ही है हम भारत के लोग से। कहाँ से होता है? हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। ठीक, तो इसलिए हम लोग अब भारत का संविधान अपनाया कब गया और लागू कब हुआ? अपनाया गया था मित्रों 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित किया गया, आत्मार्पित किया गया, अंगीकृत किया गया, अपनाया गया। जब ये शब्द पूछे तो सीधा सीधा आपको लिखना है 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया? लागू किया गया। ठीक, और 26 नवंबर को ही संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। इस तरीके से हम लोग ये सब देखें। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ क्या पूछा गया है? किस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था? 1937 में, यही आंसर है। ठीक है, अभी आप लोग मिला लीजिएगा जो पढ़ाई किए हैं। ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी होगा बताइएगा आप कमेंट के माध्यम से। ठीक, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में माना जाता है? किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के रूप में माना जाता है? भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस रूप में माना जाता है? इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में माना जाता है। 1919 के भारतीय परिषद अधिनियम इंडियन काउंसिल एक्ट को किस रूप में माना जाता है? पार्लियामेंट्री सुधार अधिनियम के रूप में माना जाता है। किसको? इंडियन काउंसिल एक्ट को। भारत में अध्यक्ष, स्पीकर, उपाध्यक्ष, डिप्टी स्पीकर के पद किस प्रावधान के तहत सृजित होते हैं? भारत सरकार अधिनियम 19 के तहत में भारत में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, डिप्टी स्पीकर के पद जो प्रावधान होता है वो जो है ये लोग क्या करते हैं? इसी प्रावधान के अनुसार किया जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान प्रावधान के तहत सृजित किया जाता है भारत सरकार अधिनियम 1919। क्या है मित्रों? भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट आगे, भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से किस दस्तावेज के अनुसार चलता था? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल छोटा सा। वही रहेगा कि सत सैया के दो हरे जो नाविक के तीर और देखन में छोटे लगे गांव करे गंभीर। मित्रों, भारतीय संविधान लागू होने से पहले, ठीक है, मैंने फिर से लिख दिया इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा। भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से किस दस्तावेज के अनुसार होता था? तो ये किसके रूप में होता था? भारत सरकार अधिनियम। मैंने देखिए अभी क्लास में बिल्कुल अभी भी पढ़ाया, सेम वही डिट्टो लाइन क्वेश्चन रखा है। 1833 का चार्टर अधिनियम, 1833 का क्या है मित्रों? चार्टर अधिनियम सेंट हेलेना अधिकारी सेंट हेलेना अधिनियम, इसको 1833 के रूप से माना जाता है। ठीक है, क्या माना जाता है? इसको सेंट हेलेना के रूप में माना जाता है। ठीक, अब यहाँ हम लोग देखते हैं बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब यहाँ है कि 1833 के चार्टर अधिनियम ने सिविल सेवकों के चयन हेतु किस प्रणाली की शुरुआत की? खुली प्रतियोगिता। किसकी मित्रों? खुली प्रतियोगिता की प्रणाली की शुरुआत की किसने किया? ये सिविल सर्विस के द्वारा किया गया। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं यहाँ, बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। किसको? लॉर्ड बेंटिंग को। किसको बना दिया गया? लॉर्ड बेंटिंग को। ठीक, तो मित्रों आज की क्लास यहीं तक। हम लोग देखते हैं न्यू एक्सीलेंट एकेडमी। ठीक है, न्यू एक्सीलेंट एक्सीलेंट
एकेडमी, ठीक है। तो ये अपनी है कोचिंग यूट्यूब पे, जो फ्री आपको बिल्कुल फ्री में सब कुछ दिया जा रहा है। हिंदी, जीके, मैथ और करंट अफेयर, ठीक। इसको पढ़िए आप लोग, सभी लोग ज्वाइन करिए। धन्यवाद मित्रों, आज की क्लास यहीं तक।